वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, जब हमने ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को, वहां मैंने बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की तीन महत्वपूर्ण पॉलिसीज रही। जहां तक लैंड रेवेन्यू का सवाल है, वो था पहला अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महालवाड़ी। इन दोनों को हमने डिटेल में अलग अलग वीडियो में देख लिया है, ठीक है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महालवाड़ी बंदोबस्त को। इसी को हमने नहीं पढ़ा है। तीसरा बंदोबस्त जो था महालवाड़ी बंदोबस्त, तो इसी को हम देखेंगे अंडर द टॉपिक ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। देखिए यहाँ पे भी मेन टॉपिक मैंने महालवाड़ी बंदोबस्त लिखा है, ठीक है। लेकिन मैंने इन दोनों के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिख दिया है ताकि हम इन व्यवस्थाओं से भी कंपेयर करते हुए इस व्यवस्था को पढ़ लेंगे तो हमारी समझ बेहतर ढंग से डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं आपको अस्थाई बंदोबस्त पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने बताया था कि सबसे पहले समझ लीजिए कि यह अस्थाई बंदोबस्त जो था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था, जो कि गवर्नर जनरल रहा 1786 से 1793 तक भारत में, ठीक है। इसी व्यवस्था को इस्तेमारी और जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो यहां पर आपने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, BEIC, ठीक है। यहां से हम समझते हुए यहां तक आ रहे हैं, ठीक है। हर पॉइंट को समझते हुए यहां तक पहुंचेंगे ताकि महालवाड़ी को आप बेहतर ढंग से समझ सकें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कृषकों के बीच में, ठीक है, एक बिचौलियों को रखा गया है। वो बिचौलिया कौन है? जमींदार है। अब यही जमींदार इन कृषकों से रेवेन्यू की वसूली करता है और वसूली करके ये देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। रेवेन्यू का रेट क्या तय किया गया था? तो 89% देना था जमींदार को, कृषकों से वसूलना था, उसका 89% देना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और खुद रख लेना था इसको 11%। और इसमें जो रेवेन्यू जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल अस्थाई था, ठीक है। थोड़ा सा और इसको आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं कहूं, यहां पर देख लीजिए कि जैसे कि ये कोई लैंड का टुकड़ा है और इसमें होता क्या था, इसमें अस्थाई रेवेन्यू जाता था। कैसे? यहां पर तो दर दिखाई दे रहा है, इसमें होता क्या था? यहां लगता था कि 89% ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया, 11% जमींदार को चला गया। यहां पे क्या हुआ था कि देखिए, ये कोई लैंड का टुकड़ा है और सपोज कीजिए कि 100 रुपया इसका रेवेन्यू है। तो इसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, B स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, L स्टैंड्स फॉर लैंडलॉर्ड। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा कितना? 100 में से चला जाएगा 89 और लैंडलॉर्ड को चला जाएगा 11। फ्रैक्शन में देखें तो 89% 10/11 और जमींदार को जो 11% जा रहा है वो फ्रैक्शन में 1/11 होता था, ठीक है। इस व्यवस्था की कमी क्या रही थी, मैं आपको बताता हूं कि जमींदारों ने क्यों शोषण करना शुरू किया। क्योंकि इस व्यवस्था में कई बार ऐसा हुआ कि अगर बारिश अच्छी हो जाती है, हाँ, अगर कुछ ऐसी परिस्थिति सकारात्मक उत्पन्न हो जाए जिससे कि फसल ज्यादा हो गई। देखिए, ये तो जब लैंड देखा गया, ये लैंड तो अंग्रेजों और जमींदारों ने देखा और तय कर लिया शुरुआती दौर में, हाँ भाई यहां से कितना आएगा, तो यहां से 100 रुपया आ सकता है। तो 100 रुपया आ सकता है, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, यहां से 100 रुपया आ सकता है, तो परमानेंट तय हो गया। अब अस्थाई तय हो गया कि यहां से 89 आप दे दीजिएगा, 11 आप रख लीजिएगा, जमींदार 11 रख लेगा। लेकिन इस व्यवस्था की कमी यह रही कि जब उपज अगर बढ़ भी जाता है, अगर उपज 120 हो जाता है, यानी कि रेवेन्यू 120 जब हो गया, तब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 89 ही मिलेगा और जो बच गया 31 ये चला जाएगा किसके पास? जमींदार के पास। अगर फसल कम भी हो गया, मान लीजिए 90 हो गया फसल, उपज अगर घट गई और रेवेन्यू 90 रुपया हो गया, तो तब भी 89 ही जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, और लैंडलॉर्ड को जाएगा 1 रुपया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर स्थिति में 89 रुपया जाना था, यानी ये अस्थाई था, ठीक है। एक लैंड देखा गया और शुरुआती दौर में तय कर लिया गया कि यहां से कितना आ सकता है, तो 100 रुपया आ सकता है। 100 ठीक है भाई, अब आप हमेशा हमको 89 रुपया यहां से दे दीजिए। तो ये व्यवस्था जो थी ये बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हुई, क्योंकि ये जो कभी एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, उस एक्स्ट्रा इनकम में
वो एक्स्ट्रा इनकम अंग्रेजों के पास भी नहीं जा रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी नहीं जा रहा, और कृषकों के पास भी नहीं जा रहा है सीधा जमींदार के पास। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 120 हुआ, तो जो भी ज़्यादा हुआ वो चला गया 89 के अलावा जमींदार के पास। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा था कि इससे अगर एक्स्ट्रा इनकम जमींदारों को हो रहा है तो वो कृषकों की मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जमींदारों ने, और कृषकों का अत्यधिक शोषण हुआ। ठीक है, और उसके अलावा बदहाली भी आई, हाँ, अकाल भी आया, तो उससे भी बहुत सारा अकाल आया था, आप जानते हैं, अकाल आया, बदहाली आई, तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी उस समय भारत में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नुकसान किसको हो रहा है? कृषकों को ही हो रहा है। अब दूसरी व्यवस्था में आते हैं। जब अंग्रेजों को यहाँ पर महसूस हुआ कि भाई जमींदार जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था इसमें उन्होंने क्या किया कि जमींदार को बिचौलिए के तौर पे हटा दिया और डायरेक्ट रैयतों से, रैयत का मतलब किसान होता है, तो डायरेक्ट कृषकों से ही इन्होंने सेटलमेंट कर लिया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कृषकों के बीच ये जमींदार नहीं रहेगा। देखिए अंतर समझिएगा, ये जमींदार नहीं रहेगा और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कृषकों से ही ये राजस्व जो है वो वसूलेगी। और भूस्वामी कौन होगा? लैंड का ओनर कौन हो गया? ये कृषक ही होगा। यहाँ जमींदार को बनाया गया था जमीन का मालिक, जो किसी भी कृषक के लगान ना, अगर कोई कृषक जो है वो लगान नहीं देता समय से, तो जमींदार को यह अधिकार था कि जमीन को गिरवी रख सकता था, बेच सकता था, नीलाम कर सकता था, तो इससे इनकी जमीनें छीन जाती थी। तो यहाँ पर था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि कृषकों से डायरेक्ट कर लिया था। ठीक है, हालांकि और यहाँ पर जो लगान की दर शुरुआती दौर में 1/3 था और बाद में 50% तक इसको ले जाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी अत्यधिक शोषण हुआ क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पर भी जो कृषक हैं, जो रैयत हैं, वो इतना ज़्यादा 50% तक जब लिया जाता था, आप देखेंगे लगान, तो 50% में ही उनको अपने परिवार का 50% तो चला गया किसके पास? अंग्रेजों के पास, और बाकी का जो बचा उसी में उनको अपना भरण पोषण करना है और अगले साल की खेती की तैयारी भी करनी है, अगले उपज की, अगले फसल की तैयारी भी करनी है। तो ये क्या करते थे, ये समय से अगर समय से लगान की रकम ये नहीं अरेंज कर पाए तो फिर क्या होगा? ये साहूकारों के, महाजनों के चक्कर में पड़ जाते थे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि बारिश आ गई, बाढ़ आ गया, हाँ, कोई अकाल की स्थिति आ गई, उस समय किसान असमर्थ हो जाते थे लगान को चुकाने में, और इन किसानों को कोई रियायत नहीं दी जाती थी। हाँ, कि भाई चलो 4 महीने बढ़ा दिया गया कि 4 महीने के बाद आप दे दीजिएगा। हाँ, तो ना समय में रियायत दिया जाता था, ना कोई रकम ही कम की जाती थी। तो किसानों का यहाँ भी अत्यधिक शोषण होने लगा, और उसके बाद क्या हुआ कि किसान को लगान चुकाना है, नहीं तो उनकी जमीन छीन जाती है। यहाँ भी जमीन, अगर यहाँ भी किसान, यहाँ जमींदार इनके जमीन को बेच सकता है और नीलाम कर सकता है, ठीक है, गिरवी रख सकता है। यहाँ कृषक अगर नहीं, हालांकि भूस्वामी है, लेकिन अगर लगान टाइम से नहीं देता है तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इनके जमीन को बेच सकती है या नीलाम कर सकती है, यानी यहाँ भी जमीन छीन रहा है। तो अगर रकम नहीं इकट्ठा हो पा रहा है लगान का, तो मजबूरी में किसान क्या करता था, चूंकि रकम बहुत ज़्यादा था, लगान का रेट बहुत ज़्यादा रहा, यहाँ भी, तो किसान क्या करता था कि चला जाता था साहूकार के पास, महाजन के पास, उससे ऋण ले लेता था कि चलो भाई अगले बार हम ब्याज के साथ आपको ये ऋण चुका देंगे। लेकिन अगली बार वो फिर फंस गया कर्जे में, उसी चक्कर में फंस गया। तो किसान धीरे धीरे अपने ज़मीन से भी हाथ धो बैठता था और ऋण के चक्कर में पड़ जाता था। तो इस तरह से यहाँ भी किसानों का साहूकारों के चक्कर में आप पड़ जाएंगे, महाजनों के चक्कर में, तो आपको फंसा लेंगे, हाँ, लोन के चक्कर में। तो फिर यहाँ भी किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। तो दोनों व्यवस्थाओं के दुष्परिणाम रहे, दुष्परिणाम जबरदस्त रहे। यहाँ बिचौलिए के तौर पे जमींदार है जो कि कृषकों से लगान वसूल कर रहा है, और यहाँ कौन वसूल कर रहा है? यहाँ वसूल कर रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डायरेक्ट कर रही है कृषकों से। यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है, जबकि यहाँ जमींदार है। अब तीसरी व्यवस्था में आ जाते हैं। तीसरी व्यवस्था में आप जब देखेंगे तो पहले समझ लें कि तीसरी व्यवस्था, अगर महालवाड़ी की बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था में हुआ क्या कि अब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि वो टैक्स किससे वसूलेगी? महाल से। महाल का मतलब होता है गांव। महाल का मतलब क्या है? तो महाल का मतलब, ये जो महाल है
इस महाल का मतलब होगा गांव, ठीक है, महाल का मतलब होगा गांव। तो महाल से वसूलेगी सामूहिक तौर पे। तो महाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, राजस्व की वसूली जो होगी महाल से सामूहिक रूप में। अब इसको समझिएगा, सामूहिक रूप से। अब यहां पर अंग्रेजों ने कहा यहां एक एक कृषक से वसूला जा रहा है, तो यहां पर कहा कि नहीं, एक महाल है, गांव है, ये गांव है, मान लीजिए यहां पर कई कृषक हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कई कृषक हैं। तो इन सारे कृषकों से मान लीजिए मैंने रख दिया यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 कृषक यहां पे हो गए। तो ये अलग अलग अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देंगे। इस महाल में, ये एक गांव हो गया यानी महाल हो गया, इनका सामूहिक तौर पर, इस महाल को सामूहिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान देना है। ये नहीं कि एक जो है वो जाके दे देगा अपना, 2 जो है जाके अपना दे देगा, 3 जो है जाके 4 अपना दे देगा, नहीं। यहां पर जितने भी इस महाल में, इस गांव में जितने भी कृषक हैं वो सामूहिक तौर पे लगान को इकट्ठा करेंगे और जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे, ठीक है। यानी कि अब एक एक किसान से जाकर लगान की वसूली नहीं होगी। हाँ, एक महाल को कहा जाएगा कि भाई आपका जो लगान होगा वो सामूहिक तौर पर आप ले आएं, इकट्ठा करें, ले आएं और दे दें, ठीक है, सामूहिक रूप से। और देखिए इसमें था क्या, जैसे कि यहां पर मान लीजिए 4 किसान हैं, 1 2 और 3 4, यहां पे एक व्यक्ति को, जैसे गांव का मुखिया हो गया, ये मुखिया हो गया, हाँ, इसको बना दिया गया, चलो भाई गांव की तरफ से, महाल की तरफ से आप हमारे प्रमुख हुए और आप ही इकट्ठा करेंगे। और सब लोग जो हैं, सारे कृषक जो हैं, इस मुखिया को दे देते हैं अपना लगान। इस मुखिया को जाके अपना लगान दे दिया और इस मुखिया ने क्या किया कि इस मुखिया ने जाके क्या किया कि दे दिया किसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये जो है मान लीजिए ये मुखिया है, यही मुखिया है, गांव का मुखिया, ग्राम प्रधान एक तरह से मान लीजिए। तो बेसिकली सामूहिक रूप से वसूला जाएगा, हाँ, मुखिया के माध्यम से। कैसे वसूला जाएगा, मुखिया के माध्यम से। देखिए मैंने लिख दिया। अब यहां पर व्यवस्था देख लीजिए, तीनों में अंतर है। यहां जमींदार वसूली कर रहा है कृषकों से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहा है। यहां कृषकों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद वसूल रही है, जमींदारों को हटा दिया। यहां एक गांव में जितने भी कृषक हैं उनसे अलग अलग नहीं लिया जा रहा है, यहां अलग अलग रैयतों से अलग अलग, एक रैयत गया अपना दे दिया, ठीक है। अगर ये व्यवस्था यहां होती तो ये 1 नंबर जाता, दे देता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, दूसरा जाता ये भी अपना दे देता, तीसरा जाता ये भी अपना दे देता, चौथा जाता ये भी अपना दे देता, हाँ, राजस्व। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां एक एक किसान से, एक एक कृषक से जाकर लगान की वसूली नहीं की जाएगी, बल्कि राजस्व वसूली महाल से सामूहिक रूप से की जाएगी किसी मुखिया के माध्यम से। तो यहां पर देखिए, यहां पर कृषकों की जमीन भी, यहां कृषक भूस्वामी है, यहां जमींदार भूस्वामी है। यहां देखेंगे तो कहा गया है कि महाल या ग्राम जो है वही भूमि का स्वामी है, हाँ, वही भूमि का स्वामी है यहां भी। लेकिन अंतर यही है कि यहां जमींदार ने वसूला, यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृषकों से डायरेक्ट वसूला। यहां डायरेक्ट अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक किसान से नहीं ले रही है राजस्व। एक व्यक्ति है जो गांव का मुखिया है, वो उसके गांव में, उसके महाल में जितने भी किसान हैं सबसे अपने पास इकट्ठा करता है। 1 जाके दे देगा मुखिया को, 2 जाके अपना दे देगा, 3 जाके दे देगा, 4 जाके दे देगा। और मुखिया क्या करेगा कि ये सबसे इकट्ठा करके लगान रखेगा और जो तय हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो जाकर यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। यही महालवाड़ी व्यवस्था थी कि सामूहिक रूप से वसूला जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था को हम एक व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था में, और ये व्यक्ति है हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट
मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। देखिए हॉल्ट मैकेंजी ने अवधारणा दिया 1819 में। ठीक है, और कानूनी तौर पर यह व्यवस्था लागू हो गई। ये लागू हुई ये व्यवस्था कब? 1822 में। ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थोड़ा सही ढंग से लिख दूँ, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी अवधारणा दी थी 1819 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और लागू किया गया था इसी की अवधारणा पर कानूनी तौर पे 1822 में। अब ये किन किन क्षेत्रों पे लागू किया गया ये भी आप देख लीजिए। यहां पर देखिए लागू 19% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जबकि यहां क्या था 19% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, अस्थाई बंदोबस्त। देखिएगा, जबकि ये 51% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, मतलब इस ब्रिटिशर्स के तहत उस समय जितने भी भारतीय क्षेत्र थे उसके 51% पे। अब यहां पर लागू कैसे होगा भाई? लागू यहां पर देखिए, ये एक पॉइंट हमने यहां पर ये वाला दे दिया। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम दे रहे हैं लागू। अब लागू होता है ये 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 19% पे स्थायी बंदोबस्त, 51% पे रैयतवाड़ी और 30% से पर महालवाड़ी। इससे आप कंपेयर करते जा रहे हैं, कंपैरिजन भी हो रहा है और आप महालवाड़ी को पढ़ते भी जा रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था देख लीजिए। बेसिकली नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम भारत का पंजाब, आप इसे यूनाइटेड प्रोविंस या आज का उत्तर प्रदेश कह लें, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी, और इसी को आप हिंदी में कहेंगे संयुक्त प्रांत, और एमपी यानी मध्य प्रदेश आज का और उस समय का मध्य प्रांत। ठीक है, यही क्षेत्र जो है, पूरा जो क्षेत्र है ये 30% है। तो इस मैप में अगर आप देखेंगे, पंजाब का क्षेत्र, ये देखिए ये पंजाब का क्षेत्र हो गया नॉर्थ वेस्ट में, ये पंजाब का क्षेत्र हो गया। संयुक्त प्रांत, जिसे मैं यहाँ पर यूपी लिख देता हूँ, और ये जो है एमपी मध्य प्रांत, यहाँ पर एमपी जो है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मध्य प्रांत। देखिए यही एमपी, ठीक है, ये एमपी हो गया, और यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ ये यूपी हो गया, और ये जो है ये नॉर्थ वेस्ट पंजाब में हो गया। ठीक है, ये बस आप एक मैप में थोड़ा बहुत आइडिया रखिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख ही दिया, यहाँ पे कौन था भाई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेके आया था। ठीक है, 1793 में। यहाँ पे देखेंगे तो 3 लोग थे। कैप्टन रीड सबसे पहले 12 महल एरिया में 1792 में, फिर थॉमस मुनरो जो है पूरे भारत में 1820 में लेकर आया, पूरे मद्रास में सॉरी, और फिर एल्फिस्टन लेकर आया बम्बई में 1825 में। उसके अलावा कुर्ग और असम में भी इसको लागू किया गया था। ठीक है, अब ये पूरा मैं मैप में, अगर इसको भी मैप में आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसको भी, हाँ यहाँ पर हमें इसको भी आप मैप में अगर देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये दक्षिण भारत में मेनली इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये देखिए ये 12 महल मैसूर का क्षेत्र था, ये 12 महल यहाँ पे मैसूर के क्षेत्र में था। हाँ, अब मैसूर के क्षेत्र में ही यहाँ पर देखिए ये मैसूर है, यहाँ पे कुर्ग था, ये कुर्ग है। असम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, असम। ठीक है, बम्बई और मद्रास, ये जो था ये क्षेत्र इनका था।
रैयतवाड़ी का। ये जब मैं पढ़ा रहा था बड़े मैप में डिटेल बता चुका हूँ, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर देखें आप इसी को, अगर अस्थाई बंदोबस्त हो तो ये बंगाल में मैंने बता दिया था, ये बंगाल, हाँ, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जो थे उस समय बंगाल में ही थे। हाँ, गाजीपुर और बनारस जो था ये अवध या उत्तर प्रदेश में था, यहाँ लागू हुआ था, और उत्तरी कर्नाटका में लागू हुआ था। ठीक है, ये बता दिया था मैंने। अब यहाँ पर देखिए जो रेट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 89% जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पर आप देखिए तो तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए कि तीसरे पॉइंट में यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर किसने किसने लागू करवाया और कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही, तो यहाँ कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन की चर्चा यहाँ पर की जा चुकी है। यहाँ पे हॉल्ट मैकेंजी है, इसकी चर्चा मैंने कर दी है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की चर्चा कर दी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जो रेट ऑफ रेवेन्यू, जो रेट होगा यहाँ पर देखिए रेट, अब रेट की तुलना करते हैं। यहाँ पर 89% था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। यहाँ पर रेट 1/3 से 50% तक था। जब शुरुआती दौर में 12 महल में शुरुआत किया था कैप्टन रीड ने, इस 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो लैंड रेवेन्यू था 1/3। यहाँ पर 1/3 लैंड रेवेन्यू था। ठीक है, और ये 1/3 से 50% तक गया, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में यहाँ तो अस्थाई था, यहाँ बदलाव नहीं होता था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में परिवर्तन होता रहा, बार बार परिवर्तन होता था, तो 1/3 से 50% तक गया। यहाँ भी देखेंगे तो शुरुआती दौर में अगर देखें तो सबसे पहले रेट आप 80% तक गया। ठीक है, फिर इसको 66% भी लाया गया, 66%, 66%, फिर 60% भी लाया गया, और फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में 1855 तक 50% तक लाया गया। यानी ये देखिए 80% तक लिया गया शुरुआती दौर में, बाद में 66% भी किया गया, 60% भी किया गया, और 50% भी किया गया, और पहले 80% तक लिया गया। तो ये रेट था यहाँ पर, रेट ऑफ रेवेन्यू। देखिए अब सारे जगह पे आप अंतर कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे जगह पर रेट में भी देख लीजिए क्या हो गया, यहां 89 था तो यहां 80% तक गया पहले, बाद में 66% भी किया गया, फिर 60% भी किया गया, और लॉर्ड डलहौजी ने 50% भी किया था इसको। ठीक है, ये आपने देख लिया, तो हमने कंपेयर करते हुए इसको पढ़ा है, हाँ, सबको। अब आप यहां पर देखेंगे कि इस महालवाड़ी व्यवस्था को अगर हम पूरा देख लें तो देखिए महालवाड़ी व्यवस्था को एक बार रिपीट करके फिर हम इसको लास्ट में कंपेयर कर लेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था जो था ये लाया गया था, हाँ, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसकी अवधारणा हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में दी थी, और इसी अवधारणा के आधार पर कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ देता है, एक तो हॉल्ट मैकेंजी के बारे में किसने अवधारणा दी थी, तो अवधारणा हॉल्ट मैकेंजी ने दिया। 1819 में लागू किया गया 1822 में। अब ये व्यवस्था क्या थी, तो इसमें जमींदार वसूली करके लगान की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कृषकों से खुद वसूलती थी, और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब कहा कि नहीं भाई, महालवाड़ी में, महाल यानी गांव से सामूहिक तौर पर लिया जाएगा, एक एक किसान से लगान नहीं वसूला जाएगा जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था में हुआ। ठीक है, या जैसे यहाँ भी वसूल के देता था एक एक किसान से, लेकिन यहाँ यही वसूलता था और देता था। यहाँ एक एक किसान से कंपनी वसूलती थी, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था बदल गई और कहा गया कि नहीं, एक महाल से, एक गांव से लगान को इकट्ठा किया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, जो कि यहाँ मुखिया रखा गया, महाल का या गांव का मुखिया, और वो व्यक्ति इकट्ठा करके पूरे गांव का लगान जो है वो दे देगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। हाँ, मुखिया के माध्यम से यहाँ वसूली हो रहा था। देख लीजिए, तो देख लीजिए साफ अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ मुखिया वसूली है, यहाँ जमींदार वसूली कर रहा है, यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद वसूली कर रही है, लेकिन यहाँ
गांव का कोई व्यक्ति है, प्रधान है, मुखिया है, वो एक गांव में, एक महल में जितने भी कृषक हैं उनसे इकट्ठा करता है खुद, और फिर इकट्ठा करके सामूहिक लगान ले जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ये बेसिक अंतर आपको दिखाई दे दिया। हाँ, यहाँ पर आपने देख लिया लागू, ये 30% क्षेत्र पर, ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर ये लागू हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कहाँ कहाँ लागू हुआ, तो पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट में, ये पंजाब में, यूपी में जिसे उस समय संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, और मध्य प्रांत यानी आज का एमपी। तो तीनों मैंने मैप में, छोटे मैप में दिखाया है, ज्यादा आपको वैसे भी आपको पता चल जाएगा। और रेट ऑफ रेवेन्यू क्या रहा, तो रेट ऑफ रेवेन्यू आपका शुरुआती दौर में 80%, बाद में 66% भी हुआ, 60% भी हुआ, और अंत में 50% तक इसको लाया गया। तो यहां भी आप देखेंगे कि अगर आप सिर्फ 80% तक देखिए कितना ज्यादा लगान है, उच्च रेट है, हाई रेट है लगान का। हाँ, इसमें क्या खाएगा, क्या भरण पोषण करेगा, क्या कृषि करेगा किसान, ठीक है। 66%, 60%, 50% यही इसी की तरह देखेंगे, यहां भी हाई रेट है लगान की, और यहां भी हाई रेट है। तीनों व्यवस्थाओं के अगर दोष को देखें तो इसमें सबसे बड़ा दोष, हालांकि अंग्रेज बार बार ये कहते रहे कि वो कृषकों का लाभ चाहते हैं, लेकिन वो अपना लाभ देख रहे थे, और यही वजह था कि चाहे कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था में उन्होंने लगान की दर जो रखी वो बहुत ज्यादा हाई रखी, रेट ऑफ रेवेन्यू जो था बहुत ज्यादा था। एक तो हाई रखी, दोष ये था। दूसरा था क्या कि सख्ती से वसूली होती थी। अगर समय से किसी भी व्यवस्था में कृषक ने लगान नहीं दिया तो उनके जमीन की कुर्की हो जाती थी, नीलामी हो जाती थी, जमीन छीन जाती थी। तो ये था। तो 3 दोष इसमें थे। आप देखिए कि पहला तो हाई रेट, तीनों व्यवस्थाओं में देखेंगे हाई रेट ऑफ रेवेन्यू, दूसरा दोष सख्ती से वसूली, और तीसरा जमीन का छीन जाना, ठीक है। तो इन तीनों व्यवस्थाओं ने क्या किया कि यहां भी देखें तो इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे रैयतवाड़ी में किसान साहूकार के चक्कर में पड़ गए, वैसे ही यहां भी किसान, हाँ, चूंकि इतना ज्यादा रेट है, इतना ज्यादा उनको लगान देना है, तो क्या करेंगे बेचारे। हाँ, अगर लगान नहीं हो पाया तो क्या करते थे, वो भी साहूकार और बड़े जमींदार इन सब के चक्करों में फंस जाते थे, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये किसान अगर है, इसके पास लगान नहीं हो पाया तो कहेगा एक और किसान है, भाई तुम्हारे पास अगर ज्यादा हो तो दे दो। ये दे तो देगा, या कोई और महाजन या साहूकार है वो दे तो देगा, लेकिन उससे ब्याज लेगा। तो ऋण के चक्कर में, लोन के चक्कर में किसान पड़ जाएगा। और एक बार अगर आप लोन के चक्कर में गरीब आदमी पड़ जाता है तो फिर क्या होता है, वो फंसता ही चला जाता है। हाँ, तो ये सब चीजें जो हुई ना, तो यहां भी किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। तीनों व्यवस्थाएं जो थी अंग्रेजों की, तीनों व्यवस्थाओं में कृषकों का अत्यधिक शोषण होता है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, शोषण हुआ। यहां पर देखेंगे कि नए लैंडलॉर्ड जो हैं, परंपरागत लैंडलॉर्ड जमींदारों ने जमीन छोड़ दी, परंपरागत जमींदारों की या कृषकों की जमीन छिन गई, उनके जगह नए जमींदार आ गए। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की समस्या उत्पन्न हुई, मैंने बताया था ये सब चीजें। तो दुष्परिणाम बहुत ज्यादा रहे इसके। और तीनों व्यवस्था एक तरह से देखें तो अंग्रेजों के लिए तो ठीक थी, लेकिन कृषकों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुई। कृषकों का तीनों व्यवस्थाओं में अत्यधिक शोषण हुआ। और भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर छोटे छोटे उस समय भी था, छोटे छोटे उद्योग भी जो थे, वो चाहे कृषि हो चाहे छोटे उद्योग हो, कृषि प्रधान देश था है। तो वहां पर क्या था कि सब कुछ कृषि पर ही डिपेंडेंट था और कृषकों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। ऊपर से अकाल, कई बार अकाल आया, अकाल की स्थिति में भी कोई रियायत नहीं थी करों में, चाहे कोई भी समय रहा हो। हाँ, आपको अस्थाई बंदोबस्त का समय रहा हो, रैयतवाड़ी का, महालवाड़ी का, किसी भी समय रियायत नहीं दी गई। न समय में दिया गया कि भाई आप 4 महीने के बाद चुका देना, ना ही हाँ कोई लगान माफ किया गया, ठीक है, ना ही रकम कम की गई। हर तरह से किसानों का शोषण किया गया। तो भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, सब कुछ छोटे उद्योग से लेके कृषि भी और छोटे उद्योग भी, सब कुछ कृषि से ही चलना है। वहां पर किसानों का अत्यधिक शोषण जो है, उसने किसानों को तोड़ दिया। भारत का किसान टूट गया उस समय।
और यही इसी का नतीजा आप देखेंगे। और ऊपर से और ज़्यादा स्थिति खराब कर दी, जो उस समय समय पे अकाल उकाल आते रहे थे, भूखमरी आती रही थी। किसानों की स्थिति ऐसी है, बदहाली आई, भूखमरी आई, हाँ, अकाल आया, कंगाली आ गई, ये सब चीज़ें जो हुई, हाँ, उससे किसानों की स्थिति बदतर हुई, किसान टूट गया। और इसी का नतीजा आप देखेंगे 1857 का जब आंदोलन होगा, उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स अगर देखें तो ये भी रहेगा, ब्रिटिशर्स की भू राजस्व नीति भी रहेगी, हाँ, जिसके वजह से वन ऑफ द फैक्टर, ना कि सारे फैक्टर नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये जो निभाएगी ये ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली जो रही, इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1857 के आंदोलन को इंस्टिगेट करने में। ठीक है, ये भी जो भू राजस्व प्रणाली थी ना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रही ब्रिटिशर्स की, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महालवाड़ी हो, सब में कृषकों का अत्यधिक शोषण और उसका नतीजा आंदोलन के रूप में भी देखने को मिला। हाँ, तो ये वन ऑफ द फैक्टर था, ना कि यही एक फैक्टर था ये नहीं, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स थे। जब हम 1857 के आंदोलन की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे। हाँ, तो यहां पर जो आपको देखना है, देखिए हमने कंपेयर भी कर लिया, तो आपको याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी और जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया, इस्तमरारी या जमींदारी, ये आपको याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त, हाँ, कौन लेके आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कब? 1793 में। उसी तरह से रैयतवाड़ी बंदोबस्त की अगर बात करें तो कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एल्फिस्टन, इन तीनों को आप देख जाइएगा। हाँ, ठीक है, सबसे पहले कहाँ आया था? तो 12 महल में। उसके बाद पूरे मद्रास में 1820 में, फिर एल्फिस्टन ने बंबई में लागू किया, कुर्ग और असम में भी इसको लागू किया गया। ठीक है, यहां पर देखें तो रेवेन्यू का रेट यहाँ पर 89% था, यहाँ पर अंग्रेजों को जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में 1/3 था और बाद में 50% तक गया, यहाँ 80% तक गया है, फिर 66%, फिर 60 और फिर 50% भी लिया गया है लैंड रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ कौन वसूलता था लैंड रेवेन्यू? तो जमींदार यहाँ पर डायरेक्ट लिया जाता था, या बिचौलिया होता था यहाँ पर जमींदार के रूप में, जो टैक्स कृषकों से वसूल के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट वसूलती थी कृषकों से। यहाँ था कि महाल से वसूली, महाल से की जाती थी, एक गांव से की जाती थी, सामूहिक तौर पर एक एक किसान से अलग अलग नहीं की जाती थी। एक मुखिया होता था जो कि पूरे गांव के कृषकों से कलेक्ट करेगा रेवेन्यू और उस कलेक्शन को जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। हाँ, ये हमने देख लिया। 19% भाग पे लागू हुआ ब्रिटिश भारत के, ये 51% भाग पे, तो ये 30% भाग पे। देखिए, ये याद रखना, बहुत कंपेयर करते रहिए इसको, कंपेरिजन के साथ याद रखिए। 19% अस्थाई बंदोबस्त में, 19% ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पे लागू हुआ, ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पे लागू हुआ और ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू हुआ। कहाँ कहाँ लागू हुआ? ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, बनारस, उत्तरी कर्नाटका। तो ये 12 महल मैंने दिखा दिया, मैसूर के क्षेत्र में था 12 महल, और पूरे मद्रास में, ये मद्रास में, उसके बाद बम्बई में, ये बम्बई, और कुर्ग इस मैसूर के क्षेत्र में ही था यहाँ पर, और ये असम का क्षेत्र था, यहाँ पे लागू हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये लागू कहाँ कहाँ पे हुआ? 30% जो क्षेत्र था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का, तो उसमें पंजाब, देखिए नॉर्थ वेस्ट में पंजाब में, यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत में यानी उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रांत यानी एमपी में, मध्य प्रदेश में आज के, तो ये लागू हुआ। तो ये सब चीजें हमने देख लिया। रेट देख लिया कैसे कैसे था, सब में रेट देखिएगा बहुत ज्यादा था। ठीक है, सब में बहुत ज्यादा था। तो इन सबको एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉल्ट मैकेंजी सबका, देखिए यहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पे तीनों का नाम, कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एल्फिस्टन का नाम आप याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पे लागू हुआ? ये बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख ही दिया है, किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ, ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर बता दिया। तो अभी आप लीजिए एक एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.